नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कैसा लगा वीडियो आपको? पिछला आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप उसको देखना और बताना कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। और शेयर इसको आप लोग कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करनी है। करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, ग्रुप है फेसबुक, कहीं भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो अपना टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव प्रजनन तंत्र के बारे में, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। क्या होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हुए चलेंगे कौन से हार्मोन हैं नॉर्मल। कल भी मैंने आपको जो पिछली अपनी वीडियो हुई है उसमें आपको ग्रंथि के साथ वृषण से कौन से हार्मोन निकलते हैं, अंडाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में आपको बताया है। आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र में कब से शुरू हो जाता है एक नॉर्मल फेज और कब तक रहता है एक ह्यूमन के लिए, एक मेल के लिए, उसकी हम बात करेंगे। तो आज का मेन चैप्टर का नाम है अपना मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ध्यान से आप लोग समझना, पहले हम बात करते हैं होता क्या है। अभी हम बात करेंगे मानव में कौन सा प्रजनन होता है, एक लिंगी या फिर अलिंगी, लैंगिक जनन होता है या फिर अलैंगिक जनन होता है, उस सब की बात करेंगे हम। मानव प्रजनन तंत्र में सबसे पहली बात आती है कि मानव प्रजनन तंत्र होता क्या है। तो मानव प्रजनन तंत्र का मतलब है जब भी किसी एक भ्रूण का जन्म होता है तो उसके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसको हम बोलते हैं प्रजनन तंत्र। एक मानव के जन्म से शुरुआत से लेकर और अंतिम जन्म तक उसको हम बोलते हैं प्रजनन। नॉर्मल एक सिंपल भाषा में बात की जाए तो मानव प्रजनन तंत्र मानव प्रजनन एक भ्रूण को विकसित करने के लिए होता है, विकसित करने के लिए होता है। यानी यहाँ पर बात आती है हमारी जैसे कि प्रजनन एक भ्रूण को विकसित करने के लिए होता है। किसी बच्चे का जन्म होगा तो उस समय हमें प्रजनन करना ही होगा। और प्रजनन में मेल कौन से हैं, फीमेल कौन से हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से हैं, लैंगिक है या फिर अलैंगिक, उनकी हम बात करेंगे। तो अब बात आती है प्रजनन होता कितने प्रकार का है जो भ्रूण विकसित करना है। जैसे भ्रूण क्या हो सकता है, कोई भी एक हमारा बच्चा नॉर्मल, लड़की लड़का ये हो सकते हैं। और हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, जो बच्चों की बात कर रहे हैं, एक भ्रूण की। बच्चे में कोई भी हो सकता है हमारा। और बात आती है यहाँ पर मानव में प्रजनन कितने प्रकार का होता है जो जिससे हम भ्रूण को विकसित करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना, मानव में प्रजनन लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। यानी लिंगुअल होता है ये, लिंगुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात हमारी आती है मानव में, तो चलो हो गया हमारा एक भ्रूण के विकास करने के लिए लैंगिक, यानी एक यहाँ पर नर होता है और एक मादा होती है। नर होता है और प्लस एक मादा,
यानी इसको बोलते हैं मेल और ये है हमारी फीमेल। तो इसमें एक दोनों अलग अलग जेंडर के होते हैं यानी मेल और फीमेल। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन होता है इनके अंदर और सीधे एक भ्रूण का विकास वहाँ पर तब होगा। अब हमारी बात आती है जो वनस्पतियाँ हैं उनमें कैसा होता है, यानी पादपों में प्रजनन कौन सा होता है। तो पादपों में प्रजनन की बात की जाए तो पादपों में प्रजनन होता है अलैंगिक प्रकार का। किस प्रकार का होता है? अलैंगिक प्रकार का। अलैंगिक प्रकार का यानी कि अलैंगिक प्रकार का होता है। इसमें कोई भी हमारे जैसे ऑर्गन नहीं होते हैं जो शामिल किसके लिए होते हैं? प्रजनन के लिए। यहाँ पर या तो अलैंगिक प्रकार का मतलब पत्ती है, किस प्रकार से हमारा एक नए पौधे का निर्माण होगा तो किस प्रकार से होता है, या तो हमारा बीज से होता है, बीज से नया पौधा प्राप्त होता है, और दूसरे की हम बात करें तो फिर आपने देखा होगा कायिक प्रवर्धन बोलते हैं जिसको काट दिया जाता है एक तने को काट कर, यानी कायिक प्रवर्धन से नए पौधे का निर्माण। यहां बात की जाती है कायिक का मतलब है तना काटना, तना काट कर एक अलग पौधा लगाना, तो उसका मतलब क्या है? कायिक प्रवर्धन हम उसको बोलते हैं जो प्रजनन यानी एक अगले पौधे के लिए जिम्मेदार होता है, नए पौधे बनने के लिए। ये नॉर्मल सी बात है हमारी कि इसमें मानव में होता कैसा है और हमारा पादपों में कैसा होता है। अब हम बात करते हैं मानव में प्रजनन कब आरंभ हो जाता है, यानी कौन से आयु में आकर आरंभ हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मानव में जो प्रजनन तंत्र है वो कब से आरंभ हो जाता है। अब यहाँ पॉइंट आप लोग समझते हुए चलना। मानव जनन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, अत्यधिक विकसित होता है जिसके द्वारा एक भ्रूण का विकास किया जाता है, भ्रूण का निर्माण किया जाता है। अब बात कब हमारी होती है कि जनन कब से स्टार्ट हो जाता है, जनन हमारा आरंभ कब से हो जाता है। तो ध्यान से आप लोग समझना, नर में जनन 13 से 14 वर्ष की आयु में, 13 से 14 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ साथ के साथ हम दोनों को कॉमन लेकर चलेंगे, उसके बारे में आप लोग समझते हुए वैसे भी चलना, नहीं तो मैं एक इधर मेल का लिखूंगा एक इधर फीमेल का, ऐसे ही कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग इधर इसको यहाँ से नर में 13 से 14 वर्ष
की आयु में आरंभ हो जाता है, हो जाता है। और इधर हम बात कर लें किसके, फीमेल के बारे में, तो फीमेल में क्या हो जाता है, यह है मादा में 12 से 13 वर्ष की 12-13 वर्ष की आयु में विकसित होना आरंभ हो जाता है। यानी जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें कैसा हो जाता है, पहले ही 12 से 13 वर्ष की आयु में ही क्या होना शुरू हो जाता है, हमारे जनन का एक विकास होना शुरू हो जाता है, आरंभ होना शुरू हो जाता है। जबकि लड़कों में 13 से 14 वर्ष, यानी उनकी आयु अधिक होती है, लड़कियों की आयु कम होती है। अब यहाँ से बात आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जो मानव होते हैं, इनमें होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या आती है जब ये आरंभ हो जाता है। तो ध्यान से आप लोग ये बात भी समझना, मानव में या नर में जनन अंग से हार्मोन का निर्माण होने लगता है, हार्मोन का निर्माण होने लगता है, निर्माण होने लगता है। ये बात कहाँ आती है, जब 13 से 14 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है हमारा एक जनन अंग, तो उसमें क्या होना आरंभ हो जाता है, वहाँ नर जनन अंग से हार्मोन निकलना आरंभ हो जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर मादा में या मादा के जनन अंगों से प्रजनन हार्मोन निकलना आरंभ हो जाता है, निकलना आरंभ हो जाता है। वो कौन से हार्मोन हैं जो निकलते हैं यहाँ पर, उनको भी आप लोग समझना, ध्यान से देखो कौन से हार्मोन हैं। तो नर में मैंने लिखवाया था वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो नर में टेस्टोस्टेरीन हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता है। अब हम बात करें इधर मादा में कौन सा होता है, तो मादा में प्रोजेस्टेरॉन या फिर स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना आरंभ हो जाता है, निकलना आरंभ हो जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग समझना, कौन सा हार्मोन है, तो कल भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको लिखवाए हैं, ये याद रखना आप लोग। और हमारे दूसरे कौन से हार्मोन हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, तो किस वर्ष कौन सी आयु में निकलना आरंभ हो जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है किसके संबंध में, कि नर हैं, इनसे होता क्या है। तो हमारे ये 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं यहाँ पर, इसमें लैंगिक
लक्षणों का विकास होना आरंभ हो जाता है। यहाँ इससे कर लेना, यहाँ इसमें नहीं, इससे लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। ये आप लोग याद रख लेना, शुरू हो जाता है। जो हमारे एक नर होता है तो उसमें कैसा होता है, ये आरंभ हो जाता है हमारा लैंगिक लक्षणों का विकास होना। अब यहाँ पर हम बात करें इधर, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, इसमें लैंगिक अंगों का विकास आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। इस तरीके से कौन से हार्मोन हैं, कौन किस आयु में निकलते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप लोग सही करना। यहाँ पर 10 से 12 वर्ष है, यहाँ इसको ठीक करो आप थोड़ा सा। 10 से 12 वर्ष की आयु तक क्या हो जाता है, हमारा आरंभ हो जाता है मादा जनन अंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मानव में क्या विकास होता है। और हमारे जैसे ये प्राइमरी ऑर्गन है, प्राथमिक लक्षण का विकास होना शुरू हो जाता है। और जबकि द्वितीयक लक्षणों की मैं बात करूं तो यहाँ द्वितीयक लक्षणों में मानव में, महिलाओं में क्या विकसित होने लग जाते हैं, जो हमारे लिखते हैं हम उसको। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। द्वितीयक लक्षणों में पुरुष के या नर के चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ बात की जाए तो महिलाओं में या मादा में दाढ़ी का विकास, दाढ़ी मूंछ का विकास नहीं होकर बालों का विकास आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। नॉर्मल तौर पर जो सर के बाल होते हैं ना, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और सेकंड हम बात करें यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में और क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। सेकंड में पुरुषों का या नर या पुरुष, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। नर की आवाज़ में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आवाज़ में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और इधर भी हमारा क्या हो जाता है, आवाज़ में परिवर्तन शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी यहाँ हम बात करें तो आवाज़ में परिवर्तन यहाँ भी होगा और हमारा कहाँ होगा, महिलाओं में भी होता है। अंतर क्या होता है, तो यहाँ नर की
आवाज का तारत्व, आवाज का तारत्व मादा से कम होता है। और यहाँ क्या आती है, इसमें नर से मादा का तारत्व अधिक होता है, अधिक होता है। इसलिए आवाज महिलाओं की तीखी होती है, तीखी होती है। ये नॉर्मल परिवर्तन से आते हैं। प्रजनन जब आरंभ होता है, कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है हम बहुत अधिक चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, हम उनकी हम बात कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो, अब बात हमारी किसके ऊपर आती है, अब बात हमारी आती है जैसे हमारे क्या ट्रांसफ़र होते हैं प्रजनन के दौरान, गुणसूत्र या फिर जीन हम जिनको बोलते हैं, उनकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर भी आनुवांशिकता में हम उसको पढ़ लेंगे, जीन क्या है, फिर भी गुणसूत्र के साथ हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रजनन के दौरान होता क्या है। और ये भी आप लोग याद रख लेना, जो अभी मैंने दो पॉइंट और इसके नीचे ऐड करना हो तो आप लोग ये लिख लेना। यदि नर में टेस्टोस्टेरोन एस्टोरिन हार्मोन कम निकलता है तो वह प्रजनन करने में सहायक नहीं होता है। प्रजनन करने में भ्रूण का विकास नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ नॉर्मल सी बात आती है, जैसे हमारे पास होता है एक भ्रूण में, इसका प्रजनन नहीं होता है यानी कम ये निकलता है, तो इसके संबंध में हम उसको बोलते क्या हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। यदि नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो वह प्रजनन करने में भ्रूण का विकास, कम निकलता है तो वह प्रजनन करने में भ्रूण का विकास नहीं कर सकता। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका प्रजनन तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं होता है, तो वहाँ कमी रहती है, इस कारण से विकास नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे इस मादा में स्टेरॉइड और टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन है यहाँ, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन
प्रोजेस्टेरिन हार्मोन कम निकलते हैं तो वह मां नहीं बन सकती है। ये आप लोग याद रख लेना। तो क्या नहीं हो सकती है? मां नहीं बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब जनन होता है तो उसमें क्या हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, जीन या गुणसूत्र हम जिनको बोलते हैं। तो प्रजनन के समय हमारे क्या ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ ये बात आप लोग याद रखना। तो हमारे गुणसूत्र प्रजनन के दौरान मादा में स्थानांतरित होते हैं। अब यहाँ हम बोलते हैं किस तरीके से उसको समझेंगे, क्या है हमारे पास। तो देखो, सीमेंस या फिर इसको हम बोलते हैं वीर्य में शुक्राणु होते हैं। और इधर हम बात करते हैं तो शुक्राणुओं का, वैसे कल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे उसमें बताया है कि आपको शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये भी आप लोग याद रख लेना, वृषण। सीमेंस वीर्य में शुक्राणु होते हैं और इधर अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है और जब ये आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर स्खलन या इजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इजेक्शन या स्खलन की प्रक्रिया के दौरान, स्खलन की प्रक्रिया या संभोग के दौरान अंडाशय में के दौरान मादा के अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर फिर उसके बाद संघर्ष होता है। जो हमारे सही होते हैं तो रह जाते हैं और बाकी बाहर हो जाते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये प्रॉपर तौर पर प्रयोग हो जाते हैं तो वहाँ एक मादा में भ्रूण का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, फिर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अधिक मजबूत तब होती है हमारी जब ये हार्मोन प्रॉपर निकलते हैं, और यदि ये कम निकलते हैं तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं दिक्कत आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र। और मासिक चक्र की मैं बात करूं तो कब से आरंभ होता है? नॉर्मल 7 से जो स्टार्टिंग के
मंथ के स्टार्ट में ये मंथली प्रॉब्लम जो जिसको बोलते हैं, तो वहाँ 7 से 8 दिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। नॉर्मल जो पहले सप्ताह में प्रारंभ में 7 से 8 दिन का मतलब है प्रारंभ में, और उसके बाद 15 दिन के बाद फिर आरंभ होती है। यदि इसके बीच में ये हमारा अंडाणु और हमारे शुक्राणु मिल जाते हैं तो एक भ्रूण का विकास होना आरंभ हो जाता है, और यदि नहीं होता है ऐसा तो भ्रूण का विकास नहीं होता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझो इसको, ये क्या होता है हमारे पास। तो 3 से 4 दिन यहाँ थोड़ा सा देखना इसको आप लोग यहाँ देखना। मासिक चक्र इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, 3 से 4 दिन यानी सप्ताह के 3 से 4 दिन क्या होता है, रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव होता है। एक नॉर्मल भ्रूण के विकास की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। और नेक्स्ट इसमें होता क्या है, तो जो वो अनफर्टिलाइज्ड ये होते हैं हमारे शुक्राणु या स्पर्म प्लस एग अंडाणु क्या हो जाते हैं, ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। किसके दौरान, मासिक चक्र के दौरान। और उसके बाद हमारी प्रक्रिया होती है फैलोपियन फेज की, यानी अंडाशय की। फैलोपियन फेज 7 से 8 दिन तक प्रक्रिया ये चलती है। इसको बोलते हैं अंड नलिका। क्या बोलते हैं इसको, अंड नलिका। यानी कि जो हमारे अनफर्टिलाइज्ड थे स्पर्म या फिर एग हो तो बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे क्या शुरू हो जाता है, अंड नलिका में इनका विकास फर्टिलाइज्ड होना आरंभ हो जाता है। किस में, 7 से 8 दिन तक। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, यहाँ से फिर हमारे उसके बाद ये क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। फिर कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ये हार्मोन निकलते हैं हार्मोन प्रोडक्शन, यानी हार्मोन का उत्पादन होता है। और कौन से हार्मोन है, स्टेरॉइड और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि यदि 21 या 21 दिन के बीच ये विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान से आप लोग 3 से 4 दिन अनफर्टिलाइज्ड बाहर आ जाएंगे रक्तस्राव के द्वारा, और उसके बाद फैलोपियन अंड नलिका फेज चलेगा 7 से 8 दिन। और उसके बाद कौन से हार्मोन हमारे उत्पादित होंगे, ये 2 हार्मोन, स्टेरॉइड और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट बात आती है, यदि 21 दिन के दौरान स्पर्म ये आप लोग समझना, यहाँ ओनली एग करेंगे आप लोग। क्या करेंगे, ओनली एग, अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर हो जाते हैं। और यहाँ 21 दिन के दौरान या उसके बीच में क्या मिलने जाएं, स्पर्म मिल जाएं तो मिल जाते हैं तो भ्रूण का विकास आरंभ हो जाता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। दिखाई नहीं दे रहा हो तो सर एक बार इसको सही करना। यहाँ लिखा क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 21 दिन के दौरान यदि स्पर्म मिल जाते हैं तो भ्रूण का विकास होना आरंभ हो जाता है। यानी
गर्भ महिला धारण कर लेती है, धारण कर लेती है। और यदि इस बीच में नहीं होता है ऐसा, तो उसके बाद फिर नॉर्मल वही एक सेटल चलता रहता है, एक प्रोसेस चलती रहती है। ये है इस तरीके से, ये वाली फेज 3 से 4 दिन और यहाँ 7 से 8 दिन, और उसके बाद हमारी यहाँ हार्मोन प्रक्रिया चलती है, हार्मोन। और उसके बाद 21 डे के बीच में हमारे क्या मिल जाते हैं, स्पर्म मिल जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, ये साइकिल टूट जाती है और उसके बाद एक भ्रूण गर्भधारण हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं महिलाओं में मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक भ्रूण का विकास में सहायक होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे जो आनुवांशिकता के साथ ही हम उसको पढ़ लेंगे। जैसे हमारे पास महिलाओं और महिला किस तरीके से एक बच्चे को जन्म देती है, जैसे लड़का होगा या फिर लड़की, उनकी हम बात कर लेंगे। और हमारे जैसे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जिनको हम बोलते हैं, तो किस तरीके से कौन कौन से सेम होते हैं और कौन से अलग होते हैं, उनके हम आनुवांशिकता के साथ हम बात को क्लियर कर लेंगे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो आपको कमेंट्स करनी है और शेयर आप लोग इसको कर देना। तो नॉर्मल हमने एक ये ध्यान आप लोग रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, जो एग्ज़ाम में सवाल नॉर्मल बनते हैं, हार्मोन से सवाल बनते हैं। हार्मोन्स को मैंने आपको बताया है। एक बड़े डिटेल के लिए आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बाकी तो अपना जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।